हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो कि दिया गया है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 14 की बात करी। आर्टिकल 14 से 18 तक के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं वो बात करते हैं किसके ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर। आर्टिकल 14 जो है हमारा वो एक जनरल इक्वालिटी की बात करता है। 15, 16, 18, 17 ये सब जो आर्टिकल हैं ये पर्टिकुलर इक्वालिटीज़ की बात करते हैं। जैसे 15 में हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, 16 में हम लोग जॉब्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है इक्वालिटी के लिए, 18 में अबॉलिशंस ऑफ टाइटल की बात करी गई है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 के ऊपर। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में दिया गया है, The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, या फिर इनमें से किसी भी एक के बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के साथ पे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हम लोगों ने जो बात करी थी आर्टिकल 14 में, वहां पे बात हुई थी एनी पर्सन के रिस्पेक्ट पे, और यहाँ बात हो रही है एनी सिटीजन। सो इससे ये पता चलता है कि आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों पे अप्लाई हो रहा है, बट आर्टिकल 15 जो है वो केवल अप्लाई होता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर। ये फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होगा। स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किस किस ग्राउंड पे, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करें। ये जो 15 का एक क्लॉज है ये स्टेट के एक्शंस को प्रोहिबिट कर रहा है। इसके बाद हम लोग जो आर्टिकल इसके क्लॉज की सेकेंड बात करेंगे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में बात करेगा। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि क्लॉज 1 से रिलेटेड हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। तो नरगेश मिर्जा, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिश्रा के केस में यह हुआ था कि सर्विस रूल दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एयर होस्टेसेस ऑन जेंडर वर्क वर स्ट्रक डाउन। कुछ ऐसे केस लॉज थे, कुछ ऐसे रूल्स थे। इस केस के अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं तो नरगिस मिर्जा जो थी ये एक एयर हॉस्टेसेस थी। एयर इंडिया ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने ये केस किया, जिसमें कि मेजरली को इन्होंने चैलेंज किया था वो ये था कि अगर कोई एयर हॉस्टेस है वो 4 साल के अंदर अंदर अगर वो अपना कंसीव करती है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी पे ही उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, वो आगे अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो ये वाले जो रूल्स थे ये केवल फीमेल्स के लिए थे, इसके अगेंस्ट में इन्होंने केस किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड ये किया कि आर्टिकल 14 और 15 में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये जो रूल्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं, बायस्ड हैं, इसलिए इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फर्दर अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसाइड हुआ कि जो रूल बैन करते हैं वुमेन को बार में काम करने से, वो डिस्क्रिमिनेटरी होंगे अंडर आर्टिकल 15(1). ग्राउंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन जो कि हमारे कवर नहीं है, कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे हमने अभी 5 ग्राउंड डिस्कस किए, उसके अलावा कुछ आपको ग्राउंड दे दिया कि रिलीजन, रेस, कास्ट और इकोनॉमिक। तो इनमें से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो कवर नहीं है। तो ये ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि प्री में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करी गई है, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस या डोमिसाइल के बेस पे यहाँ पे बात नहीं करी गई है 15(1) के अंतर्गत। बट इनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1 जैसे कि आर्टिकल 14 जैसे कि हम लोगों ने बात किया एक जनरल पर्सपेक्टिव देता है, ब्रॉडर सेंस में आर्टिकल 14 बात करता है। तो ये सारी चीजें फिर ऑल ओवर कवर कहाँ होंगी, आर्टिकल 14 के अंदर कवर हो जाएंगी। क्लॉज 2 हमारा क्या बात करता है, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस को लेके रूल्स हैं उसमें भी बायसनेस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा किसी एक पर्सन को कहीं जाने से रोका जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
इन सब के बेसिस पे ये नहीं होगा कि किसी कास्ट का कोई पर्सन है, किसी रिलीजन का कोई पर्सन है, किसी जगह पैदा हुआ कि वो उस जगह से है, तो इन सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से उसको नहीं रोका जाएगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये XYZ होटल है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं है, इन इन लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट में बात करता है क्लॉज 2। ये सीधे सीधे बात करता है कि किसी भी सिटीजन को इन इन ग्राउंड के ऊपर रोका नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशंस नहीं लगाई जाएंगी कहाँ जाने में। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, किसी भी ऐसी जगह पे जैसे कोई सिनेमा हॉल है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, वहाँ जाने से नहीं रोका जाएगा। किसी कुएं से पानी भरने से, टैंक से, बाथिंग घाट्स में जाने से रोका नहीं जाएगा। रोड्स एंड प्लेस, पब्लिक रिजॉर्ट जो मेंटेन या फिर जो स्टेट फंड से मेंटेन हो रहे हैं होली, या कुछ उनका पोर्शन उसमें इन्वॉल्व है डेडिकेटेड टू यूज, और जो जनरल पब्लिक के सेंस में यूज हो रहा है, उन जगहों पे जाने से रोका नहीं जाएगा। ये बात करता है कौन सा, क्लॉज 2 हमारा बात करता है। क्लॉज 2 क्या कर रहा है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन एक्सेस टू, जैसे कि हम लोगों ने बात किया शॉप, होटल्स। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्लॉज 2 को एकदम ब्रीफ कंसाइज फॉर्म में, यहाँ पे मैंने लिखा है। इससे रिलेटेड जो केस है वो इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। ये केस आया था 2013 में। इसमें ये था कि लॉ बैनिंग बार डांसर्स, जो बार डांसर्स को लेके एक लॉ बनाया गया था जो उनको बैन कर रहा था। ये वायलेट करता है राइट टू इक्वालिटी को अंडर आर्टिकल 15(2). फर्दर क्लॉज 3 हमें बात करता है स्पेशल प्रोविजंस कुछ, जो कि वुमेन्स और चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15(1)(2) के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए कुछ नए प्रोविजंस, रिजर्वेशन, इस टाइप की चीजें बना सकती है। वो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ये बात हमारी करी गई है क्लॉज 3 के अंतर्गत। एक्ट एज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1). अब ये अफर्मेटिव एक्शन है, कुछ पॉजिटिव करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये वायलेटिव नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ केस हम लोग डिस्कस करेंगे। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1954 का ये केस था। इसमें सेक्शन 497 जो एडल्ट्री का था उसको चैलेंज किया गया था एज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मैन। केवल इसमें मैन को पनिशमेंट मिल रहा था, वुमेन को पनिशमेंट इसमें नहीं मिलता था आईपीसी के अंतर्गत। उसको लेके इस केस में चैलेंज किया गया था, बट कोर्ट ने हेल्ड किया एज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन अंडर आर्टिकल 15(3). इसको स्ट्रक डाउन उस टाइम पे नहीं किया गया था। यूसुफ अब्दुल अजीज में सेक्शन 497 आईपीसी को अपहेल्ड कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। बट फर्दर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस आया था 2019 में, उस टाइम पे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब थे। उन्होंने उनकी पूरी बेंच बैठी थी जोसेफ शाइन के केस में। उसमें उस टाइम पे सेक्शन 497 आईपीसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था। फर्दर जो दूसरा केस है वो दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है। इसमें बात करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज was upheld as valid under article 15(3). वुमेन्स को लेके कुछ लोकल बॉडीज में या पंचायत में इन सब में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको वैलिड बताया गया था दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं क्लॉज 4 की। ये स्पेशल प्रोविजंस देता है बैकवर्ड क्लास की। इससे पहले हमने स्पेशल प्रोविजंस जो पढ़े थे वो थे वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल 15(1) में हमने बात करी, वो बात कर रहा था इन जनरल टर्म्स में रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(2) में बात किया गया था किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने में इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखा जाएगा, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 15(3) स्पेशल क्लॉज बनाता है किसके लिए, वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें, ओरिजिनली 15(4) था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंडमेंट के द्वारा आया। अमेंडमेंट भी ये पहले अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था। चंपाकम वर्सेस दोराई राजन के केस के डिसीजन को स्ट्रक डाउन करने के लिए पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया था।
इट वॉज एडेड थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था 1951 में। रीजन क्या था? इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वायलेट करता है आर्टिकल 15(1) को। तुरंत तुरंत आज़ादी के बाद के समय की ये कोर्ट्स है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो था वो ज़्यादा चीज़ें लिटरल इंटरप्रिटेशन दे रहा था फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरप्रेट किया कि अगर बैकवर्ड क्लासेस को लेके रिजर्वेशन दिया जाएगा वो वायलेटिव होगा 15(1) का। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इंसर्ट कर दिया 15(4) टू ऐसे लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट कर रहे थे। नेचर क्या है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं है। सरकार ऐसा कर सकती है, ऐसे कंपल्शन नहीं है कि सरकार को ऐसा करना ही करना होगा। बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार को काम करना चाहिए है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बेटर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार काम करेगी ही। स्टेट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन अंडर इट, ये किस केस में कहा गया था? एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। फर्दर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये दोनों केसेस खुद में बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं रिजर्वेशन के सेक्टर में। हम लोग रिजर्वेशन में ये दोनों केसेस मल्टीपल टाइम्स आर्टिकल 15 में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 का जो फर्दर लेक्चर आएगा उसमें भी इन दोनों केसेस को हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ स्पेशल एप्लीकेशन। जो क्लॉज 4 है वो एक्सेप्शन नहीं है लेकिन एक स्पेशल एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी आर्टिकल 14 में, कि जो ऑन द फेस दिख रहा है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे एक 5 साल के बच्चे को एक 30 साल के इंसान के साथ रेस में नहीं दौड़ाया जा सकता है, दोनों में डिफरेंस है, ऑन द फेस दिख रहा है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस, दो प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर ऑन द फेस ये दिख रहा है तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। तो क्लॉज 4 जो है वो इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये कहा गया था गुलशन प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में, 2010 का ये केस था। फर्दर सम जजमेंट्स अर्लियर कंसिडर्ड इट एज एन एक्सेप्शन, जिसने इसको एक्सेप्शन की तरह कंसिडर किया था वो था एम आर बालाजी का केस। एक्सेप्शन किस किस के रेस्पेक्ट में? एक 15(1) के रेस्पेक्ट में और 29(2) के रेस्पेक्ट में इसको एज अ एक्सेप्शन या प्रोविजो लिया गया था। डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब हम लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए लॉ बनाना तो देख लिया, लेकिन वो बैकवर्ड क्लासेस होंगी कैसे, ये पता कैसे चलेगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन कहीं भी नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आर्टिकल 340 बात करता है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा किस किस ग्राउंड पे सोशली और बैकवर्ड एजुकेशन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। अब वो लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को दी जाएगी और फिर वो फाइनल डिसीजन उनका होगा कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको कि हम बैकवर्ड क्लासेस में डालेंगे। इसके अंदर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे टर्म जो यूज हुआ है वो एंड यूज हुआ है, यहाँ पे और नहीं है। दोनों ही पॉइंट हम लोग देखेंगे, सोशली भी होगा, एजुकेशनली बैकवर्ड, दोनों तरीके से बैकवर्ड होना चाहिए। परपिचुअल बैकवर्डनेस नॉट अलाउड, वंस बैकवर्ड ऑलवेज बैकवर्ड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार अगर कोई कम्युनिटी बैकवर्ड हो गई तो वो लाइफ टाइम बैकवर्ड रहेगी, ऐसा नहीं है। समय समय पे इस पर रिव्यू किया जाएगा जो कि इसेंशियल है, ये कहा गया था जगदीश नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड इंदिरा साहनी के केस के अंतर्गत। क्रीमी लेयर का भी जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, रिव्यू करके ही हमको पता चलता है कि कैसे कैसे अब कोई एक कम्युनिटी है जिसको बैकवर्ड क्लास में डाला गया, कुछ समय होने के बाद वो कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो गया। रिजर्वेशन देने का मेन पर्पज ही यही है कि उस कम्युनिटी जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसका अपलिफ्टमेंट हो। इसीलिए कुछ टाइम बाद रिव्यू किया जाएगा, अगर उसका अपलिफ्टमेंट हो गया है तो उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन के क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है तो उनको इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था, और जुडिशियल पीरियोडिक रिव्यू होता रहना चाहिए, ये कहा गया था किसमें? जगदीश नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंतर्गत।
अब क्लासिफिकेशन विद इन बैकवर्ड क्लासेस, जो सबसे पहली बार बोला गया था कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही क्लासिफिकेशन मोर बैकवर्ड क्लासेस का होना चाहिए, ये कहा गया था एम आर बालाजी के केस के अंतर्गत। बट सॉरी, एम आर बालाजी के केस में कहा गया था कि बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड ये क्लासिफिकेशन करना अनजस्टिफाइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये अनजस्टिफाइड टर्म है। बट अलाउ किया गया था किस केस के अंदर? इंदिरा साहनी में, जिसमें 9 जज की बेंच बैठी थी। और अभी हम लोगों ने जिसके बात करी, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जहां से इवॉल्व हुआ था। फर्दर जो और केसेस इंपॉर्टेंट हैं रिजर्वेशन राइट्स के ऊपर, वो हम लोग देखते हैं। वलसमा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी का ये केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस था। इसमें कहा गया था पर्सन फ्रॉम फॉरवर्ड क्लास कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन इफ ज्वाइंट बैकवर्ड क्लास बाय मैरिज या एडॉप्शन। अगर कोई जनरल कास्ट का है, वो कोई ऐसी क्लास बैकवर्ड क्लास में मैरिज कर लेता है, अडॉप्ट हो जाता है, तो उसको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये कहा गया था वलसमा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी के केस में। ये सारे ऐसे केस हैं, अगर आपका मेंस में आंसर आता है, पूछता है क्वेश्चन आपसे, तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली ये केस लिख के और ये पॉइंटर वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और प्री में तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। मीरा कनवारिया वर्सेस सुनीता के केस में क्या हुआ था? हाई कास्ट वुमेन अगर किसी एससी को से शादी कर लेती है, तो उस वो भी एलिजिबल नहीं होगी अंडर आर्टिकल 15(4) या 16(4) के लिए। ना तो एजुकेशन की यहाँ बात हो रही है यहाँ पे, और जॉब की बात हो रही है। तो अगर कोई भी हाई कास्ट वुमन है, किसी जनरल कास्ट की है, अगर वो किसी एससी एसटी से शादी कर लेती है, तो ये नहीं होगा कि मेयरली शादी करने से वो रिजर्वेशन के लिए लायबल हो जाएगी। फर्दर डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पीजी स्टडीज के केस में ये देखा गया था कि हाई कास्ट गर्ल मैरिंग एसटी मैन, इससे पहले हम लोगों ने एससी की बात करी थी। इसमें अगर कोई हाई कास्ट गर्ल है, वो शादी कर लेती है किससे? एसटी मैन से, तो उसको भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल गुंटूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस वाई मोहन राव, इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम एससी मेंबर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, एक शेड्यूल कास्ट का मेंबर था, वो कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी में, देन वो वापस से रिकन्वर्ट हो गया हिंदुज्म में। अब इसमें ये पूछा गया कि अब ये रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बड़ा अटपटा सा जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कम्युनिटी उसको वापस से एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर ठीक है, वो रिजर्वेशन का पार्ट ले सकता है। लेकिन अगर कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया और एक क्लिफ हैंगर छोड़ दिया। कौन डिसाइड करेगा इस केस में? कम्युनिटी डिसाइड करेगी। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इसमें ये कहा गया था फॉर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्स, इसमें केवल जो सुपर स्पेशलिटी वाले मेडिकल कोर्सेज होते हैं, उसमें मेरिट ही जो होती है वही एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। ये कहा गया था किसमें? डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज 5 को। क्लॉज 5 क्या बात कर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 बात कर रहा है किस चीज़ के ऊपर? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि आर्टिकल 15 बात करता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्पेसिफिकली 15(5) है जो कि रिजर्वेशन की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये ऐड किया गया था, ओरिजिनली ये भी नहीं था, तो इसको ऐड किया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि हुआ था 2005 के अंतर्गत। ये अलाउ करता है रिजर्वेशन इन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बोलता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 5। इसका जो पर्पस था, इसको डालने का जो पर्पस था, वो ओवरराइड करना था जजमेंट्स, जैसे कि टीएमए पाई, इस्लामिक एकेडमी, पीए इनामदार, इन सब के केस में डिसीजन यही था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसी को ओवरराइड करने के लिए 93rd अमेंडमेंट किया गया। कौन सा? 15(5) का। अप्लाइज टू एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, दोनों पे ये अप्लाई होगा। डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि कहाँ दी गई हुई हैं? आर्टिकल 30 के अंतर्गत दी गई हैं। ये आर्टिकल जो है, ये क्लॉज जो है वो वायलेट नहीं करता है 15(1) या फिर 19(1)(g) को। ये कहा गया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंतर्गत। ये भी एक इनेबलिंग क्लॉज है, ये ओवरराइड नहीं करता है 15 को। ये कहा गया था प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट में। ये केस लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। और केस लॉज पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि बिना केस लॉज के आप वो जो
आर्टिकल का इवोल्यूशन हो रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यही जो आर्टिकल 15(5) ऐड किया गया, ये हम लोग पढ़ तो लेंगे ऊपर ऊपर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि क्यों ऐड किया गया। तो इसके पीछे की हिस्ट्री यही है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसे केसेस आए, जैसे हम लोगों ने भी बात करी TMA का केस था। इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो इन्हीं को ओवरराइड करने के लिए ये क्लॉज डाला गया। तो ऐसे ही हर आर्टिकल, हर क्लॉज की अपनी एक कहानी होती है, वो केस लॉस के थ्रू हम समझते हैं, इसलिए केस लॉस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं और अपने नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो कि आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जो कि हम लोगों ने जैसे अभी एक केस देखा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुर्राय राजन। इसमें क्या कहा गया था, रिजर्वेशन लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा 15(4) के अंतर्गत। MR बालाजी वर्सेस मैसूर के केस में कहा गया था कास्ट एलोन नॉट इनफ। बैकवर्ड क्लास में क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए कास्ट केवल क्राइटेरिया नहीं होगा, अलोन क्राइटेरिया नहीं होगा, और भी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था, इसको आगे बढ़ाते हुए, कास्ट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स में कास्ट जो है एक प्राइमरी फैक्टर होगा, उसके साथ साथ हम लोग कुछ और चीज़ें कंसीडर करेंगे, सोशली एंड बैकवर्डनेस, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को। मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन जो दिया जाता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया था। MR बालाजी में एक रिजिड दिया गया था कि 50% रिजर्वेशन ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कैप बढ़ना नहीं चाहिए। बट इंदिरा साहनी के केस में कहा गया कि मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आती हैं, तो ये कैप बढ़ाया भी जा सकता है। ये कहा गया था इंदिरा साहनी के केस में। फर्दर गुलशन प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया था कि क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ क्लासिफिकेशन। ये सारे केस जो अभी हम लोग डिस्कस अब कर रहे हैं, ये हम लोग पहले आर्टिकल के टाइम पे आराम से पूरा पूरा डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे बस उनका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव केस में मेरिट को बोला गया था सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में अलाउ किया जाएगा। अशोक कुमार ठाकुर के केस में कहा गया था रिजर्वेशन वैलिड इन प्राइवेट एंड अनएडेड, दोनों में वैलिड होगा। अशोक कुमार ठाकुर के केस में कहा गया था बरामती ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था 15(5) जो है वो इनेबलिंग है, ओवरराइडिंग क्लॉज नहीं है। इसके बाद धन्यवाद। आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। होप आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझको। नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, जिसके थ्रू आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो स्पेसिफिकली, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बहुत जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे। धन्यवाद।